सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चा, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, वेव मोशन एंड थर्मल प्रॉपर्टीज के सारे सवाल जो हमसे पूछे गए थे जेई मेन 2024 अप्रैल अटेम्प्ट में। इसका जो ये प्रिंटेबल फॉर्मेट का पीडीएफ है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड पिन कमेंट में मेंशन्ड है। बढ़िया है सर। टोटल आपसे 12 सवाल यहाँ पे पूछे गए थे, राइट? अच्छा, रिकमेंडेड है कि आप इस प्रिंटेबल फॉर्मेट के पीडीएफ को डाउनलोड करें और फिर इसको पेन पेपर पे अच्छे से टाइम बाउंड मैनर में सॉल्व कीजिए। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एसएचएम के सवाल देखने वाले हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन के आपको 2020 के, 21 के, 22 के, 23 के सभी सवाल हमने यहाँ पे एवरी सिंगल क्वेश्चन अच्छे से डिस्कस किए हैं। सभी चैप्टर्स का चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, सब कुछ कवर करना है आपको यहीं से फिजिक्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड शुरू करते हैं अपना सबसे पहला सवाल एसएचएम का, है ना? ध्यान से देखिएगा, ये सवाल हमसे पूछा गया था 4 अप्रैल शिफ्ट 2 में। सवाल में कहता है इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द गिवन सिस्टम इज कैपिटल ई। If mass of oscillating particle P is doubled, then the new energy of the system for same amplitude is how much? तो इस सवाल में भी क्या है कि भैया बेटर ये होता कि वो लोग इस डायग्राम को ऐसा हॉरिजॉन्टल बना देते हैं। उन्होंने इस पूरे सवाल में ग्रेविटी का या फिर ये सिस्टम वर्टिकल प्लेन में है कोई जिक्र नहीं किया है, और जो भी इन्होंने डिस्कशन दिया है, जो आंसर दिया है, वही अज्यूम करते हुए दिया हुआ है। तो अगर आप इस पूरे सिस्टम को हॉरिजॉन्टल भी बना देते तब भी आपको मैटर और बच्चों को आसान लगता समझने में। तो जनाब, जब आप यहाँ पे हर प्रकार के वर्टिकल में ग्रेविटी को इग्नोर कर देते हैं तो आप कह सकते हैं, हमसे कहता है कि मास को अगर डबल कर दिया तो आपका न्यू टोटल एनर्जी क्या होगा फॉर सेम एम्पलीट्यूड। जो आपको टोटल एनर्जी होता है दैट इज गिवन बाय योर हाफ ऑफ के ए स्क्वायर। स्प्रिंग का आपको जो भी स्प्रिंग कांस्टेंट है वो आप यहां पे लिख सकते हैं, सो हाफ के ए स्क्वायर। ठीक बात है सर। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि आपका जो टोटल एनर्जी है वो आपके मास से इंडिपेंडेंट है। आपका अगर एम्पलीट्यूड सेम है तो आपका टोटल एनर्जी भी सेम रहने वाला है, यानी अगर पहले ई था तो बाद में भी आपको ये ई ही रहने वाला है। ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड, बहुत क्लैरिटी नहीं था क्वेश्चन में, बट यही उनके हिसाब से इनका जवाब था। अच्छा, और देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2, the displacement of a particle executing SHM is given by this much. The time period of the motion is this much. The velocity of the particle at t equals to 0 is how much? तो भैया सिंपल सा सवाल है। आपके पास पोजीशन का इक्वेशन है तो आप वेलोसिटी का इक्वेशन लिख सकते थे, इसको डिफरेंशिएट करके। डिफरेंशिएट करते तो ओमेगा बाहर आ जाता, यानी 10 टाइम्स ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3। बिल्कुल सही सर। 10 इंटू 2 पाई बाई कैपिटल टी कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3। लेकिन हमसे वेलोसिटी पूछा है एट टाइम टी इक्वल्स टू 0 पे, राइट? टाइम टी इक्वल्स टू 0 पे। अच्छा, तो यहां पे टी को 0 पुट कर दो। ये आपका हो गया है 10 इंटू 2 पाई। टी की जगह आप लिखोगे 3.14, सवाल में दिया हुआ है। ये वाला स्मॉल टी 0 है तो आपको चुपचाप से पाई बाई 3 बचेगा। आपका जो ये वाला पाई है वो 3.14 को मार देगा, तो सर ये हो जाएगा 20 एंड cos 60 डिग्री इज नथिंग बट 1/2। तो सर हमारा जो जवाब आ रहा है दैट इज 10, यानी कि सेकंड क्वेश्चन का 10 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली। A simple pendulum doing small oscillations at a place r height above earth surface has time period t1 is equal to 4 seconds. अच्छा, अगर आपका धरती के सरफेस से हाइट r की जगह 2r हो जाए तो उस लोकेशन पे आपका जो टाइम पीरियड है वो t2 है। तो हमको t2 और t1 में यहां पे रिलेशन पूछ रहा है। अच्छा सर हम जानते हैं कि किसी भी हाइट पे जो आपका g होता है दैट इज योर कैपिटल GM r प्लस h का होल स्क्वायर। हमको एक बारी एच आर दिया और अगली बार 2r दिया। टाइम पीरियड जो होता है पेंडुलम का दैट इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ l बाई जी। भाई तुम धरती के सरफेस से r हाइट पे जाओ या 2r हाइट पे जाओ, पेंडुलम का लेंथ तो सेम ही रखा आपने, आपका सिर्फ g चेंज हो रहा है। तो हम कह सकते हैं टाइम पीरियड इज समथिंग लाइक दिस। अच्छा सर, बिल्कुल सर।
एट द सेम टाइम आपका जो g है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस मच। तो क्या आपको दिखाई दे रहा है, क्या आपको दिखाई दे रहा है? यहां से अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं g इज प्रोपोर्शनल टू 1/r प्लस h का होल स्क्वायर। अगर हम स्क्वायर को उधर ले जाए तो आप इसको ऐसे लिख सकते थे, यानी कि सर हमारा जो टाइम पीरियड है अगर वो इसके प्रोपोर्शनल है तो हम कह सकते हैं टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू सिंपली r प्लस h। दिख रहा है? रूट जी इसके इनवर्सली है, तो इसको यहां पे प्लग इन करोगे तो तुमको ये निकल के आएगा, बस खेला खत्म। तो हम कह सकते हैं कि सर T2/T1 इज इक्वल टू R प्लस H2 अपॉन R प्लस H1। सेकेंड टाइम आपका ये हाइट 2R के बराबर है एंड पहले केस में ये हाइट R के बराबर था, यानी कि सर ये आ रहा है आपको 3/2। तो हम कह सकते हैं कि सर हमारा जो 2 टाइम्स T2 है दैट इज योर 3 टाइम्स T1। अच्छा, कौन सा ऑप्शन है सर? ऑप्शन नंबर 3। सिंपल। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है हमको इसमें? A particle is doing simple harmonic motion of amplitude this much, right? And time period this much. The maximum velocity of the particle is this much. तो भैया जो आपको मैक्सिमम वेलोसिटी होता है दैट इज a इंटू ओमेगा, और ओमेगा को लिख सकते थे हम 2π/T। हमसे यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी तो पूछ रहा है, क्या हमको एम्पलीट्यूड पता है? पता है सर 0.06। 2π कैपिटल टी पता है सर 3.14। ये दोनों आपस में मरा और ये आपको मीटर्स में था, मीटर पर सेकेंड में। हमें आंसर चाहिए सेंटीमीटर पर सेकेंड में, हमने यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर हम ध्यान से देखें 100 इंटू दिस इज 6 इंटू 2 इज योर 12 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। तो भैया क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब 12 है। ठीक, चलिए let's see the next question, question number 5। question number 5, an object of mass 0.2 kg executes simple harmonic motion along the x axis with a frequency this much। ये आपका origin हो गया है x equals to 0, right? frequency आपको दे रखा है at the position x equals to 0.04, at the position x equals to 0.04 मीटर ऑब्जेक्ट के पास काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी दोनों है, दिस एंड दिस। ठीक है, द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज डैश सेंटीमीटर। इनको क्लियरली सवाल में मेंशन करना चाहिए था कि भैया मीन पोजीशन आपको x इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो जनाब हम यहां पे देख पा रहे हैं कि आपका जो टोटल एनर्जी होता है ना दैट इज इक्वल टू योर सिंपली हाफ KA², राइट? या फिर आप इसको लिख सकते थे हाफ m⍵² A²। अच्छा सर, और टोटल एनर्जी कितना होगा? टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट, तो इस पोजीशन पे जो भी टोटल एनर्जी है वही हमेशा टोटल एनर्जी होगा। 0.5 plus 0.4 that is equal to your 0.9 is equal to your half multiplied by mass is your 0.2, so this is your 0.2। ओमेगा की जगह हम क्या लिखते हैं? 2πf, 2π, और f की जगह लिखेंगे 25/π का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय योर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। अच्छा, 2 ये हो गया 0.1 और इसको मरेगा तो ये हो जाएगा 9। तो भैया हम देख पा रहे हैं एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू, पाई ने पाई को मारा, हम देख पा रहे हैं एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू 3/50। ये हुआ है मीटर्स। तो इसको अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो ये हमको निकल के आ रहा है 6 सेंटीमीटर। तो भैया इस सवाल का जवाब कितना है आपको? 6 है। ठीक है, एकदम क्लियर है। अच्छा, आगे देखते हैं। कहता है कि आपको पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन दे रखा है। जब x की वैल्यू 4 मीटर है तब वेलोसिटी इतना है और एक्सेलरेशन इतना है। द एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन इज √x मीटर। तो हमसे x की वैल्यू पूछ रहा है, x की वैल्यू पूछ रहा है। सर एक्सेलरेशन आपको होता है -ω²x, यानी कि जो एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड है दैट इज योर ω²x।
हमको एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 16। अच्छा, ओमेगा हमको दिया नहीं है और एक्स हमको दे रखा है उस मोमेंट पे कितना है 4। तो सर 4 इसको मारेगा तो 4, यानी कि सर ओमेगा जो है वो हमको 2 रेडियंस पर सेकेंड है। ओके, उस मोमेंट पे हमको वेलोसिटी भी दिया है, वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। ये जो आपको x है आप इसमें पुट कर सकते थे। तो सर वेलोसिटी है आपको 2, ओमेगा हमने सॉल्व किया, ये भी हमको 2 निकल के आ रहा है। एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, एम्पलीट्यूड ही तो हमको सवाल में निकालना है। x हमारा कितना है 4, उसका स्क्वायर क्या तो 16। तो सर हमको यहां से दिख रहा है दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 1, यानी कि a इज इक्वल टू रूट 17। तो भैया यहां पे x कितना हो जाएगा 17। ठीक, शानदार। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ SHM। क्या बोल रहा है सवाल के अंदर, अ पार्टिकल ऑफ मास 0.5 kg एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन अंडर द फोर्स F इज इक्वल टू दिस मच। भैया यूनिट ही आपको ये k का दे रखा है, F इज इक्वल टू माइनस kx होता है ना, तो आपको k कितना हो गया है 50 इस सवाल में। द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज दिस मच। तो भाई साहब टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई k। क्या हमको इस सवाल में m दिया है 0.5 kg, बोले तो सर हाफ। क्या हमको k पता है, पता है सर। क्या ये 2 पाई बाई 10 हो रहा है, हो रहा है सर। क्या ये पाई बाई 5 हो रहा है, हो रहा है सर। 22 बाई 7 इंटू 5, यानी कि सर 22 बाई 35 यहाँ पे आपको निकल के आ रहा है। कंपेयर किया तो आपको x की वैल्यू कितनी हो रही है 22। क्लियर एकदम। तो ये सब सवाल आपको है ना हार्डली 30 सेकेंड्स 45 सेकेंड्स वाले सवाल है, उससे ज्यादा का यहाँ पे कोई काम है ही नहीं। अगर हम यहाँ पे बात करें वेव मोशन की, तो भैया वेव मोशन के भी हमने सारे सवाल किए 20 से लेके आपके 24 तक के अभी तक के। ठीक है, सभी का लिस्ट, प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो आपको सवाल है ना, ये सवाल बेसिकली आप इसे चाहो तो वेव मोशन में डाल दो या फिर डायमेंशन में डाल दो। ठीक है, अब यहाँ पे आ ही गया है तो इसको डिस्कस कर ही लेते हैं। द इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव इज दिस मच। आपका जो इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव होता है वो आप लिखते साइन ओमेगा टी कॉस ऑफ के एक्स। सही बात है सर। तो हमको इस फॉर्मेट में दिया हुआ है इक्वेशन, हमसे यहाँ पे डायमेंशन के बारे में कुछ कुछ पूछ रहा है। अच्छा, सबसे पहले आपको समझना होगा कि ये तो सर लैम्डा का डायमेंशन आपको लेंथ के बराबर है, पाई आपको डायमेंशन लेस है, राइट। यहाँ पे आपका जो ये n है उसका डायमेंशन क्या है। अगर तुम ध्यान से देखो तो साइन के अंदर ये जो भी चीज होती है ये आपको डायमेंशन लेस होता है। ठीक बात है सर। तो सर ये जो nt अपॉन लैम्डा है वो डायमेंशन लेस होना चाहिए, यानी कि सर n और t का जो डायमेंशन है वो लैम्डा के डायमेंशन के बराबर होना चाहिए सर। सही बात है सर। यानी कि n का जो डायमेंशन है दैट इज इक्वल टू लैम्डा का डायमेंशन कैपिटल L होता और नीचे में आपको कैपिटल T यानी कि कैपिटल T माइनस 1। तो सर n का डायमेंशन ये है, वेलोसिटी के डायमेंशन के बराबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट करेक्ट। डायमेंशन ऑफ nt इज कैपिटल L, n इंटू टी का डायमेंशन लैम्डा के डायमेंशन के बराबर यानी कि लेंथ। तो सर ये तो एक स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि ये ऑप्शन को आप नहीं चूज कर सकते। डायमेंशन ऑफ n इज LT माइनस 1, जो कि हमने अभी अभी देखा, स्टेटमेंट सही है तो इसको नहीं चूज कर सकते। डायमेंशन ऑफ x इज L, भैया x का डायमेंशन तो लेंथ के बराबर ही होगा, राइट। तो ये स्टेटमेंट सही, इसको नहीं चूज कर सकते। डायमेंशन ऑफ n बाई लैम्डा, तो n बाई लैम्डा, तो भैया t उधर चल जाता तो टाइम इनवर्स t इनवर्स होना चाहिए था, यहां पे सिर्फ t दिया हुआ है। तो ये आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, यानी यही ऑप्शन हमको चूज करना चाहिए था। ठीक है, बढ़िया है, बहुत सुंदर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा।
A sonometer wire of resonating length 90 centimeter has a fundamental frequency of 400 hertz when kept under some tension. The resonating length of the wire with fundamental frequency of 600 hertz under same tension is dash centimeter. तो आपने टेंशन सेम रखा, सोनोमीटर वायर बेसिकली आपको दो फिक्स्ड एंड हो गया है ना, ये आपको बेसिकली दो फिक्स्ड एंड्स हो गया है, कुछ इस प्रकार का आपको यहाँ पे माहौल रहता है, यहाँ पे एक पुल्ली भी रहता है। सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट अपने यूट्यूब पे भी पड़ा हुआ है अपने चैनल पे, तो इस प्रकार से है। तो भैया ये हमारा लेंथ है, ठीक है, दो फिक्स्ड एंड्स है। तो सर दो फिक्स्ड एंड्स के केस में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपको होता है v बाई 2 इंटू एल। अच्छा, आपने टेंशन को सेम रखा है तो आपका v सेम हो गया, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टेंशन अपॉन म्यू। टेंशन सेम रखा है, सेम वायर आप इस्तेमाल कर रहे, सेम सेटअप है आपका, तो म्यू भी सेम है, तो v सर हमारा कांस्टेंट है ये इस सवाल में, यानी कि सर f इंटू एल का जो प्रोडक्ट है वो हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। तो एक बार आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है 400 हर्ट्ज और उस समय आपका लेंथ था 90, और एक बार ये आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ रहा है इतना, उस समय आपको लेंथ कितना है हमसे यहाँ पे पूछ रहा है, हमने इसको सेंटीमीटर में रखा है, तो आपको एल भी सेंटीमीटर में निकल के आएगा जो हमें चाहिए इस सवाल में आंसर। तो अगर हम ध्यान से देखें, ये दोनों तो है, इस दोनों को मार देगा और 6 इसको काटेगा तो 15 से कटेगा, तो आपको एल निकल के आ रहा है 60 सेंटीमीटर। सो भैया 60 इज द करेक्ट वन, ठीक, बढ़िया है, बहुत सुंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू ओपन ऑर्गन पाइप्स। अच्छा, ओपन ऑर्गन पाइप्स क्या होता है, ऐसा होता है ना, ओपन मतलब दोनों साइड से ओपन है और क्लोज मतलब एक साइड से क्लोज्ड है। एक का लेंथ है 60 सेंटीमीटर और दूजे का लेंथ है 90 सेंटीमीटर। रेजोनेट एट 6th and 5th हार्मोनिक्स। ओपन ऑर्गन पाइप में जो आपको फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन लिखते हैं nth हार्मोनिक के लिए, NV अपॉन 2 इंटू एल। एन की जगह 1 पुट किया तो फर्स्ट हार्मोनिक, 2 पुट किया तो सेकेंड हार्मोनिक। तो भैया इस वाले केस में जो हमारा फ्रीक्वेंसी है दैट इज इक्वल टू योर 6th हार्मोनिक की बात की जा रही है, तो आपको हो जाएगा 6v डिवाइडेड बाई 2 इंटू L1। और यहां पे जो हमारा फ्रीक्वेंसी है 5th हार्मोनिक है, तो भैया 5v, दोनों में आपको स्पीड ऑफ साउंड इन एयर दे रखा है, 2 इंटू L2। हमसे डिफरेंस पूछ रहा है इन दोनों फ्रीक्वेंसीज का, है ना। इसको अगर हम लोग ए बोल दे, इसको हम लोग बी बोल दे, तो हमसे सर यहाँ पे एफ ए माइनस एफ बी पूछ रहा है, हमसे यहाँ पे एफ ए माइनस एफ बी पूछ रहा है। बढ़िया है सर, ये हो जाएगा 6 इंटू वी की जगह लिखोगे 333 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई L1 इज योर 60 सेंटीमीटर। तो भैया 60 और ऊपर में एक 100 चला जाएगा, 60 को हमने मीटर में कन्वर्ट किया है, माइनस 5 इंटू 333 डिवाइडेड बाई 2 इंटू L2 आपका 90 है और ऊपर में फिर एक 100 चला जाता। अच्छा, बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया है। तो अगर हम ध्यान से देखें, 6 इसको मारेगा तो ये हो जाता 10 और ये वाला 10 फिर हम काट देते, ये वाला 2 इसको मारता तो ये 5 हो जाता, ये वाला 0 से 0 हम मार देते, ये वाला 2 हमारा इसको मारता तो सर ये 5 हो जाता। अच्छा है, यानी कि सर हम यहां से 333 बटा इंटू 5 कॉमन ले सकते थे, तो 1 माइनस यहां पे आपको आ जाता 5 बटा 9। सो दिस इज योर 333 इंटू 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 बाई 9। अच्छा, क्या ये 9 इसको मार सकता है? मार सकता है क्या? देखो तो 9 3 27 एंड 9 7 63। तो सर क्या ये हमको 740 दिख रहा है क्या? क्या इस सवाल का जवाब 740 है? बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। ठीक, क्लियर है। आराम से कैलकुलेशन करेंगे, आंसर निकल के आएगा, टेंशन वाली कोई बात है ही नहीं। ध्यान से देखिएगा। तो भैया ऑर्गन पाइप वाला सवाल सब आपको देखने के लिए बहुत मिल रहा है। अ क्लोज्ड एंड ओपन ऑर्गन पाइप। अच्छा, इस बार हमारे पास
एक ऑर्गन पाइप क्लोज्ड है, मतलब एक साइड से क्लोज्ड, और एक ऑर्गन पाइप ओपन है। ठीक बात है सर। हैव सेम लेंथ्स, भैया दोनों में ही आपको लेंथ सेम दे रखा है, बहुत बढ़िया है। इफ द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ द सेवेंथ ओवरटोन, वेरी गुड, है ना। हमारे प्लेलिस्ट में आपको, हमारे वेव मोशन के प्लेलिस्ट में लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, हमने इसके ऊपर बहुत बढ़िया वीडियो बना के रखा हुआ है, सब कुछ समझाया उसके अंदर, है ना। तो वेव मोशन का प्लेलिस्ट खोलिए और वहां पे आप ऊपर के 2-3 वीडियो में ढूंढिए, आपको मिल जाएगा। रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ देयर सेवेंथ ओवरटोन इज A-1/A। ओवरटोन, ओवरटोन देखिए, इस केस में ना ओवरटोन आपको लिखना थोड़ा सा आसान लगता भी होगा। आपका जो फ्रीक्वेंसी आप लिखते हो ना, दैट इज योर NV/2 × L। यहाँ पे आप जब n की जगह 1 पुट करते थे तो वो आपको होता था फर्स्ट हार्मोनिक। आप जब यहाँ पे n की जगह 2 पुट करते हो ना, वो होता है फर्स्ट ओवरटोन। n की जगह जब आप 2 पुट करते हो तो वो होता है फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको सेवेंथ ओवरटोन चाहिए तो आपको n की जगह 2 पुट किया तो मिला फर्स्ट ओवरटोन, यानी n की जगह 8 पुट करोगे तो मिलेगा आपको सेवेंथ ओवरटोन। तो 8V/2 × L। अच्छा, बहुत बढ़िया। इसको B बोल दो, इसको A बोल दो, तो ये हमारा हो गया है B में। सर यहाँ पे सर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो आप लिखते हो दैट इज योर 2n-1 V/4L। जब तुम n की जगह 2 पुट करते हो तो वो होता है फर्स्ट ओवरटोन। तो यहां पे भी n की जगह 8 पुट करोगे तो वो होगा सेवेंथ ओवरटोन। 8 पुट किया तो 16 - 1 15, तो सर 15V/4 × L। तो इसमें भी हमने n की जगह 8 पुट किया है और इसमें भी हमने n की जगह 8 पुट किया है। अच्छा, रेशियो पूछ रहा है हमसे क्लोज्ड में और ओपन में, तो सर FA/FB करेंगे। सर V/L तो मरेगा, ये हो जाएगा 15/4, है ना। ये तो ऑलरेडी आपको यहाँ पे 4 ही है, तो यहाँ पे हो गया 4। सर ये हो गया है 15/16, यानी कि इसको हम लिख सकते थे 16 - 1/16। इसको और इसको कंपेयर करो तो क्या तुमको A16 नहीं दिखता? दिख रहा है सर, बहुत सुंदर। चलिए आगे बढ़े, अगला सवाल देखते हैं वेव मोशन का। मतलब ये तो सवाल क्यों ही पूछ रहा है, वाई दे आस्क दिस क्वेश्चन। आपको प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन दिया हुआ है 2 cos, 2π को अगर अंदर भेज दोगे तो 2π × 330t, यानी कि सर दिस इज सिमिलर टू 2π/ft, यानी कि सर हमारा जो 330 है वही फ्रीक्वेंसी है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट वन। ठीक बात है सर। अच्छा, नेक्स्ट आपका आता है थर्मल प्रॉपर्टीज, बट एक्सट्रीमली लो वेटेज रखा था आपको 2024 के अटेम्प्ट में, चाहे वो जनवरी हो चाहे अप्रैल हो। सिर्फ एक सवाल आपसे पूछा गया। हालांकि अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो थर्मल प्रॉपर्टीज के जितने सवाल अभी तक पूछे गए हैं 20, 21, 22, 23 सभी के हमने सॉल्व किए हैं। लिंक आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फिलहाल जो भी हमसे ये एक सवाल पूछा गया है उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। थर्मोमेट्री से आपसे ये सवाल पूछा गया। On Celsius scale, the temperature of body increases by 40 degree centigrade. The increase in temperature on Fahrenheit scale is how much? तो अगर तुम्हें थर्मोमेट्री का ज्ञान है ना, इसका भी थर्मल प्रॉपर्टीज वाले प्लेलिस्ट में हमने वीडियो बनाया है। हमारा जो एक डिटेल रिवीजन वीडियो है थर्मल प्रॉपर्टीज में, वहां पे आपको थर्मोमेट्री में हमने सिखाया है कैसे लिखते हैं। C- मेल्टिंग पॉइंट 0 डिवाइडेड बाई, यहां पे क्या लिखते हो, यहां पे क्या लिखते हो 100, यहां पे लिखते हैं हम लोग 100। रादर अगर तुमको टेक्निकल समझना हो तो C- मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट माइनस मेल्टिंग पॉइंट। सिमिलरली फ़ारेनहाइट में F- मेल्टिंग पॉइंट, राइट, बॉइलिंग पॉइंट माइनस मेल्टिंग पॉइंट। ठीक बात है। इसको अगर लिखेंगे तो C/100 इज इक्वल टू F - 32 डिवाइडेड बाई 180।
अच्छा, यानी कि हम इसको लिख सकते थे C/5, ये आपको 5 है ना, और ये प्राणी आपको 9 है, इज इक्वल टू F/9 माइनस 32/9। अगर हम दोनों तरफ डेल्टा ले ले तो भैया डेल्टा C/5 इज इक्वल टू डेल्टा F/9, और ये तो कांस्टेंट है, उसका डेल्टा 0 हो जाएगा। तो हम यहां से कह सकते हैं कि सर हमारा जो डेल्टा F है दैट इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा C। अब हमको डेल्टा C कहता है कि चेंज है सेल्सियस स्केल में 40 का, तो 5 इसको मारेगा तो 8 और 9 8 कितना हो जाएगा 72 डिग्री फ़ारेनहाइट। कहाँ गया ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए, चैनल पे नए होगे तो सब्सक्राइब कर लेना, हिट दैट लाइक बटन, और अपन मिलते रहेंगे। टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।